तो दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे या जानेंगे एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन। एरिस्टोटल की जो विद्रोह की थ्योरी था वो क्या था वास्तविक रूप में, उसको हम डिटेल्स में जानेंगे। इन बुक 5 ऑफ द पॉलिटिक्स, एरिस्टोटल डिस्कस्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स व्हिच मेड इट a हैंडबुक फॉर ऑल द स्टेट्समैन फॉर ऑल टाइम्स टू कम। देखिए, एरिस्टोटल की जो बुक 5 है, जो उनकी पॉलिटिक्स की जो बुक 5 है, उस किताब में एरिस्टोटल ने आपका डिटेल्स, आपका उस समय का जो सबसे एक महत्वपूर्ण आपका जो प्रॉब्लम था, और जो कि आपका जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम था वो था रिवोल्यूशन, उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। और ये बन गया था एक हैंडबुक, एक रेफरेंस किताब बन गया था। उस समय के जितने भी स्टेट्समैन थे, बड़े बड़े जो दिग्गज, जो चिंताविद थे या फिलोसोफर्स थे या थिंकर्स थे, उनका एक रेफरेंस बुक या हैंडबुक जैसा बन गया था ये एरिस्टोटल की बुक 5। क्योंकि उस इसमें एरिस्टोटल ने आपका जो उस समय की जो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम था, जो कि रिवोल्यूशन की जो प्रॉब्लम थी, उसको डिटेल्स में डिस्कस किया है। द प्रॉब्लम व्हिच ही टुक अप वाज वन दैट ट्रीटेड द टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और द कॉजेज एंड क्योर्स ऑफ रिवोल्यूशंस। तो इस किताब में जो प्रॉब्लम उन्होंने डिस्कस किया था वो आपका जो पॉलिटिकल, राजनीतिक जो अस्थिरता जो एक समाज में या एक राज्य में होता है, उसका कारण और उसका सॉल्यूशन, उसका निदान के बारे में उन्होंने इस किताब में डिटेल्स में डिस्कस किया। The analytical and empirical mind of Aristotle gives numerous causes which would affect the life of the state. देखिए दोस्तों, एरिस्टोटल की जो सोच विचार या जांच पड़ताल करने वाला जो दिमाग था या मस्तिष्क था, जो कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे भरोसा करता था, उसने आपका उसके फलस्वरूप जो रिवॉल्यूशन का विभिन्न कारण, मतलब एक राज्य की बहुत सारे कारण उन्होंने इसकी जांच की है, जिससे कि एक राज्य की जो नॉर्मल जो जीवन यापन है, उसकी परिस्थिति है, उसको अफेक्ट हो सकता है। उसके में उसकी कई कारण उन्होंने दर्शाया है। As a physician examines his patient and suggests remedies, so does Aristotle, the son of a medical practitioner. Nicomaus ascertains the causes of what aids the states and thereafter suggests remedies. अब देखिए, जिस तरह एक चिकित्सक अब उसके पेशेंट को, मरीज़ को मतलब एग्ज़ामिन करती है, जांच पड़ताल करती है, और उसके बाद उसकी निदान के लिए कुछ दवा वगैरह मतलब लिखती है, उसी तरह एरिस्टोटल, जो कि खुद एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की एक चिकित्सक के बेटे थे, तो निकोमाकस कहते हैं, फिलोसोफर निकोमाकस कहते हैं इसके बारे में, कि उसी तरह वो जांच पड़ताल करके मतलब वो ये जांच करते ये पता करते थे कि क्या चीज़ है जो कि एक स्टेट को बीमार करती है, उसको अफेक्ट करती है, और उसके बाद उन्होंने उसकी आपका निदान के बारे में उन्होंने वो मतलब सॉल्यूशन देते हैं या सजेशन देते हैं। अभी गेटल क्या बोलते हैं? गेटल सेज पॉलिटिक्स इज़ नॉट अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी बट रेदर इज़ अ ट्रीटिस ऑन द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट। गेटल क्या कहते हैं? पॉलिटिक एक सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी के बारे में एक स्टडी नहीं है, अध्ययन नहीं है, बल्कि एक आपका ट्रीटीज़ है, आपका एक पुस्तक है, एक आपका लिखनी है, जो कि आपका आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आपका जो सरकार है किस तरह चलाया जा सकता है सुचारू रूप से, उसके बारे में एक ट्रीटीज़ है। In it, Aristotle analyzes the evils that were prevalent in the Greek cities and the defects in the political systems and gives practical suggestions as to the best way to avoid threatening dangers. अभी देखिए, एरिस्टोटल की जो बुक 5 है, जो उनकी पॉलिटिक्स की जो बुक 5, उसमें आपका गेटल कहते हैं, आप जो एरिस्टोटल मतलब एनालाइज करते हैं जो भी इविल है, जो बुराई हैं, जो आपका उस समय की जो ग्रीक सिटीज़ में, शहरों में पाई जाती थी, और जो उस समय की जो ग्रीक सिटी स्टेट्स में जो डिफेक्ट्स है, जो खामियां हैं, उनके बारे में वो एनालाइज करते हैं, और उसके सॉल्यूशन के लिए कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस देते हैं, जिससे कि कोई भी विपत्ति या आपत्ति जो राज्य को आएगी, उसके बारे में वो कुछ निदान या सजेशन या प्रिवेंशन बोलते हैं। अभी डनिंग क्या कहते हैं? डनिंग राइट्स द सेम थिंग इन बुक 5 ऑफ द पॉलिटिक्स। एरिस्टोटल फॉलोज अप हिज इलेबोरेट एरे ऑफ द कॉजेज दैट प्रोड्यूस रिवोल्यूशंस बाय एन इक्वली इंप्रेसिव एरे ऑफ मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग देम। ठीक है, इसी तरह आपके डनिंग भी कहते हैं, जो एरिस्टोटल की जो बुक 5 है, उसमें एरिस्टोटल आपका
जो आपका कई कारण मतलब डिस्कस करते हैं जो कि आपका एक समाज में, एक राज्य में जो रिवॉल्यूशन प्रोड्यूस करती है उसकी कई कारण दर्शाते हैं। और उसी तरह सुचारू रूप से एक इम्प्रेसिव रूप से आपका उल्लेखनीय रूप से उसके जो उस रिवॉल्यूशंस होने के कारण को किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, उसके बारे में भी वो उल्लेख करते हैं। मतलब ना कि एरिस्टोटल अपना जो बुक 5 है पॉलिटिक्स के, उसमें सिर्फ रिवॉल्यूशन के बारे में बोलते हैं, उसके कारण के बारे में बोलते हैं, बल्कि उससे किस तरह निजात पाया जा सकता है, उसको किस तरह निदान किया जा सकता है, उसके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो ये था आपका कुछ आभास एरिस्टोटल की जो बुक 5 के बारे में, जो उस समय के जो ग्रीक फिलोसोफर्स हैं वो क्या कहते थे। रिवॉल्यूशन मीन्स अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ए चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ए चेंज इन द रूलर्स, ए चेंज बिग और स्मॉल। अब देखिए एरिस्टोटल के हिसाब से रिवॉल्यूशन क्या है, विद्रोह क्या है। एरिस्टोटल के हिसाब से कोई भी अगर संविधान में अगर चेंजेस होती है, तब्दीली होती है, या अगर रूलर्स में जो कि आपका शासक वर्ग में अगर चेंजेस होती हैं, तब्दीली होती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ये रिवॉल्यूशन में आया जाएगा, रिवॉल्यूशन में माना जाएगा। फॉर हिम द चेंज फ्रॉम मोनार्की टू एरिस्टोक्रेसी एन एग्जाम्पल ऑफ ए बिग चेंज इज रिवॉल्यूशन। अभी देखिए मोनार्की है आपका जो राजतंत्र, उससे जो आपका जो कुछ अमीर लोगों की जो शासन, जो जाने माने लोगों की जो शासन है, उस तरह अगर मोनार्की से अगर एरिस्टोक्रेसी तक अगर तब्दील होती है समाज या राज्य व्यवस्था, वो है आपका एक बड़ा चेंज, और ये रिवॉल्यूशन में माना जाएगा, ये इसको रिवॉल्यूशन कहा जा सकता है। और इसी तरह व्हेन डेमोक्रेसी बिकम्स लेस डेमोक्रेटिक, अगर आपका जो डेमोक्रेसी है, गणतंत्र है, वो अगर गणतंत्र की जो क्वालिटी है उसमें अगर कमी हो जाए तो इसको भी रिवॉल्यूशन माना जाएगा, भले ही वो कितना भी छोटा चेंज ना हो। इन एरिस्टोटल्स व्यूज़ पॉलिटिकल चेंज इज़ रिवॉल्यूशन, कोई भी पॉलिटिकल जो तब्दीली है वो रिवॉल्यूशन में माना जाएगा, चाहे ये छोटा हो या बड़ा हो, टोटल हो, संपूर्ण हो, या आधे अधूरो मतलब पार्शियल हो। सो टू सम अप एरिस्टोटल्स मीनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन, वन में से रिवॉल्यूशन इम्प्लाइज, तो अगर एरिस्टोटल की हिसाब से अगर रिवॉल्यूशन को हम डिफाइन करें तो रिवॉल्यूशन होगा ए चेंज इन द सेट ऑफ रूलर्स। एक नंबर होगा आपका, अगर रूलिंग क्लास में, अगर शासक वर्ग में अगर चेंजेस हो, तब्दीली हो, तो वो रिवॉल्यूशन में सम्मिलित होगा। दूसरा है ए चेंज पॉलिटिकल इन नेचर, अगर देखिए डेमोक्रेसी से अगर आपका एरिस्टोक्रेसी हो जाता है, या एरिस्टोक्रेसी से डेमोक्रेसी होता है, या कोई भी चेंजेस होता है पॉलिटिकल, जो कि पॉलिटिकल नेचर होता है, वो भी रिवॉल्यूशन में आएगा। ए पैलेस रिवॉल्यूशन, कोई भी अगर आपका राजा की अगर महल में अगर उसके जो एरिया है, उसके घर रहने वाले जगह के इर्द गिर्द अगर कोई भी विद्रोह होता है, उसको भी रिवॉल्यूशन माना जाएगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, अगर कोई भी राजनीतिक अस्थिरता या राजनीतिक तब्दीली, उसको भी रिवॉल्यूशन में माना जाएगा। ए चेंज फॉलोड बाय वायलेंस, डिस्ट्रक्शन एंड ब्लडशेड, और कोई भी अगर तब्दीली होती है समाज में या राज्य व्यवस्था में जो कि आपका हिंसा के फलस्वरूप या ध्वंस मतलब विध्वंस, डिस्ट्रक्शन के फलस्वरूप या खून खराबे के फलस्वरूप होता है, उसको भी रिवॉल्यूशन में सम्मिलित किया जाएगा। एरिस्टोटल वॉज एन एडवोकेट ऑफ स्टेटस को एंड डिड नॉट वांट पॉलिटिकल चेंजेस। देखिए एरिस्टोटल के जो मानना था वो ये इसके पक्षपात करते थे कि समाज में जो व्यवस्था चल रही है, जिस तरह से समाज चल रहा है, उसको उसी तरह रहने देना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर राजनीतिक तब्दीली आता है, उसका जो फलस्वरूप होता है, परिणाम होता है, वो कैटास्ट्रोफिक मतलब भयानक, और मतलब उसका विध्वंसी एक परिणाम होता है, और जो चेंजेस आती है वो हिंसात्मक होती है। That is why he devoted a lot of space in the politics, explaining the general and particular causes of revolution, following with his suggestions to avoid them. और इसीलिए उनका जो किताब पुस्तक पॉलिटिक्स था, उसमें उन्होंने काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस किया है आपका जो जनरल, जो आम और जो ख़ास जो जो कारण है रिवॉल्यूशन का, उसको वो डिटेल्स में डिस्कस किए हैं, और उसके साथ साथ जो रिवॉल्यूशन से कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में भी उन्होंने उसके कुछ सजेशंस उन्होंने व्यक्त किया है उनके बुक 5 ऑफ पॉलिटिक्स में। अभी देखिए दोस्तों, एरिस्टोटल के जो जनरल कॉजेस है, जो आम कारण है जो रिवॉल्यूशन के, वो प्रोफेसर मैक्से
उन्होंने आइडेंटिफाई करते हैं क्या क्या कारण है, आम कारण है जो कि एरिस्टोटल ने बताया था उनके किताब पॉलिटिक्स में, जिसके कारण आपका रिवोल्यूशन होता है। तो एक नंबर कारण है डेट यूनिवर्सल पैशन फॉर प्रिविलेज एंड प्रेरोगेटिव विच कॉजेज मैन टू रिजेंट एंड रेबल अगेंस्ट condition which unfairly in their opinion place other man above or on level with them in rank or wealth। अभी देखिए, लोगों की ये एक मतलब कुछ कुछ लोगों की इसमें एक पैशन होता है, उनमें एक जुनून होता है जिससे कि उनको क्षमता चाहिए या उनको एक्स्ट्रा पावर चाहिए, प्रिविलेजेस चाहिए। और इसको जो आपका अगर कोई भी समाज में ऐसा एक परिस्थिति आता है जिससे कि उनकी जो स्पेशल जो उनकी प्रिविलेजेस है, सुविधाएं हैं या उनकी जो यश है या उनकी जो सुविधाएं मिल रही है, उसको अगर आम जनता के साथ समान किया जाने का अगर कोई भी मुहिम होता है, तो वो मतलब वो शासन वर्ग या जो प्रिविलेज क्लास है उसको आप मतलब उसको प्रिवेंट करता है, उसको उसका विरोध करता है। और इसके कारण से जो साधारण वर्ग है और जो आपका जो प्रिविलेज क्लास है, जो शासक वर्ग है, जो अमीर तबके के लोग हैं, जो सुविधा वाले लोग हैं, उनमें आपका रिवोल्यूशन होता है या मुठभेड़ होता है। द ओवररीचिंग इंसोलेंस और एवराइज ऑफ रूलर्स और रूलिंग क्लास विच कॉजेज मैन टू रिएक्ट अगेंस्ट देम। और दूसरा जो कारण है, ये जो आपका शासक वर्ग का जो क्रूरता या जो आपका उनके जो साधारण जनगण के साथ जो उनका जो व्यवहार, जो आपका जो बिहेवियर है, वो जब रूड हो जाता है, जब क्रूर हो जाते हैं वो मतलब तब, और वो उनका जो धन या संपत्ति के प्रति जो लोभ बढ़ जाता है जो रूलिंग क्लास में, तब आपका साधारण लोग जो है उनके विरुद्ध आपका रिएक्शन करते हैं। और ये भी एक कारण है रिवोल्यूशन का। अभी तीसरा जो कारण है आपका जनरल कारण है जो रिवोल्यूशन का, वो है द पोजिशन ऑफ वन और मोर इंडिविजुअल्स ऑफ पावर सच एज टू एक्साइट फियर्स दैट डिजाइन टू एक्ट अप ए मोनार्की और एन ओलिगार्की। अभी देखिए, कुछ लोगों के हाथों में जब शासन चला जाता है और वो उस मतलब पावर, उस जो क्षमता को आपका साधारण जनगण में भय विस्तार करने में या उन पे मतलब उनकी जो शासन से वो लोगों पे भय पैदा करते हैं या आशंका पैदा करते हैं, तो वो भी एक आपका एक कारण बन जाता है आपका रिवोल्यूशन का, चाहे वो एक मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या ओलिगार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। चौथा कारण, द एंडेवर्स ऑफ मैन गिल्टी ऑफ रॉन्ग डूइंग टू फॉर्मेट रिवोल्यूशन एज स्मोक स्क्रीन टू कंसील देयर ओन मिसडीड्स और ऑफ मैन फ्रीइंग द एग्रेशंस ऑफ अदर्स टू स्टार्ट ए रिवोल्यूशन इन ऑर्डर टू एंटिसिपेट देयर एनिमीज। देखिए, चौथा जो कारण एरिस्टोटल बोलते हैं कि जो रिवोल्यूशन का कारण है, ये जो बुरे लोग हैं जो कि कुछ मतलब गलत या कुछ क्राइम का जो शिकार होते हैं, वो अपना बुराई को छुपाने के लिए वो रिवोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि समाज में उनकी जो बुराई हैं वो लोगों को मतलब दिखाई ना दे। जैसे शासक वर्ग हो या कोई भी जो बुरे लोग हो, वो अक्सर ये विद्रोह की भाव जब वो समाज में कर देते हैं, जिससे कि उनका बुराई उस विद्रोह में छुप जाए। और या आपका जो जो लोग मतलब जो एग्रेसर्स हैं, जो लोग जो पड़ोसी जो शासक है या जो रूलर्स है, उनकी जो एग्रेशन है, उनकी जो आक्रमण से बचने के लिए भी रिवोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि जो उनकी जो आपका एनिमी शत्रु है उन पे भय पैदा हो। पांचवा कारण, द डिसप्रोपोर्शनेट इंक्रीज ऑफ एनी पार्ट टेरिटोरियल सोशल इकोनॉमिक अदरवाइज ऑफ द स्टेट कॉजिंग अदर पार्ट्स टू रिजोर्ट टू वायलेंट मीन्स ऑफ ऑफसेटिंग देयर प्रीपोंडरेंस। और पांचवा जो कारण है आपका, ये जो अगर राज्य में कोई भी एक पार्ट में, एक अंश में अगर उसकी जो क्षमता है, ये आपका क्षेत्रीय हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, या किसी भी तरह का, और उसका आपका प्रभाव राज्य की दूसरे पार्ट में, दूसरे अंश में अगर ज़्यादा हो जाता है, तो जो अंश में जिस अंश का प्रभाव ज़्यादा हो गया उसको बैलेंस करने के लिए वो अंश आपका रिवोल्यूशन पे या विद्रोह पे आ जाता है। छठा कारण, द डाइसेंशंस एंड राइवलरीज ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस। देखिए, एक देश में या समाज में कई वर्ग के, कई जाति के लोग रहते हैं और उनमें आपका मत विवाद तो रहता ही है और आपका राइवल शत्रुता भी रहता है। और इसके ये भी एक कारण है, जब वो आपस में लड़ बैठते हैं तब ये भी एक कारण है रिवोल्यूशन का। सातवां कारण, द डायनामिक्स एंड फैमिली फ्यूड्स एंड क्वारल्स, जो कि आपका कोई भी पारिवारिक जो झगड़ा है या वाद विवाद है, उससे भी आपका रिवोल्यूशन समाज में आ सकता है या राज्य में आ सकता है। और आठवां कारण, स्ट्रगल फॉर ऑफिस एंड पॉलिटिकल पावर बिटवीन राइवल क्लासेस एंड पॉलिटिकल फैक्शंस और पार्टीज। अभी देखिए,
स्ट्रगल फॉर ऑफिस एंड पॉलिटिकल पावर, देखिए ये तो हर राज्य में अभी भी आपका काफ़ी आपका प्रकट है। जो राजनीतिक या जो पावर या ऑफिस को अधिग्रहण करने का जो विभिन्न जो क्लासेस हो सकता है या पॉलिटिकल पार्टीज हो सकता है, तो फैक्शंस या पार्टीज उनके बीच में जो स्ट्रगल फॉर पावर है, उसके फलस्वरूप भी आपका ये विद्रोह हो सकता है या रिवॉल्यूशन का ये एक कारण हो सकता है। तो ये था 8 कारण जो प्रोफेसर मैक्सी ने डिफाइन किया है, जो एरिस्टोटल के हिसाब से आपका जनरल कॉज है, साधारण कारण है जिससे आपका रिवॉल्यूशंस समाज में या एक राज्य में हो सकता है। तो दोस्तों ये तो था जनरल कॉजेस ऑफ, जो आम कारण है रिवॉल्यूशन का एरिस्टोटल के हिसाब से। अभी इसके साथ साथ एरिस्टोटल जो कुछ पर्टिकुलर जो कारण है उसको भी दर्शाते हैं। टू द जनरल कॉज ऑफ रिवॉल्यूशन एरिस्टोटल एड्स द पर्टिकुलर वंस पिक्यूलियर टू द वेरियस टाइप्स। इन डेमोक्रेसी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ रिवॉल्यूशन इज द अनप्रिंसिपल कैरेक्टर ऑफ द पॉपुलर लीडर्स। डेमोक्रेसी में अगर जो शासक वर्ग है, जो लीडर्स है, नेता लोग हैं, उनका अगर कैरेक्टर में कोई नैतिकता ना हो, तो वो भी एक प्रधान कारण है रिवॉल्यूशन का। डेमागॉग्स अटैक द रिच individually or collectively so as to provide them to forcibly resist and provide the emergence of oligarchy। जो राजनीतिक नेतागण है वो आपका जो अमीर लोग हैं उनको निजी तौर पे या सामूहिक तौर पे उनको अटैक करते हैं, जिससे कि समाज में विद्रोह की स्थिति हो और इससे जो आपका एरिस्टोक्रेसी है वो आपका तब्दीली होके ओलिगार्की में आ जाए। कुछ लोगों की मतलब जो अमीर लोगों की शासन है वो तब्दील होके ओलिगार्की पे आ जाए। The causes of overthrow of oligarchies can be internal, when a group within the class in power becomes more influential or rich at the expense of the rest, or external by the mistreatment of the masses by the governing class। अभी देखिए जो ओलिगार्की है उसको वो जब उसको समाज में उसको ओवरथ्रो कर देते हैं, वो विफल तब होता है। उसका कारण दो है। एक अंदरूनी, जब उन्हीं के अंदर ही एक ग्रुप विद इन द क्लास इन पावर, जो कि शासक वर्ग के जो ग्रुप है, जो उसके क्लास के जो ग्रुप है, वो मतलब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाता है और या अमीर हो जाता है, और ये हो जाता है दूसरे ग्रुप के एक्सपेंस में। उसको शोषण करके एक ग्रुप आगे बढ़ जाता है राजनीतिक तौर पे या आर्थिक तौर पे। तब उनके अंदर ही जो ओलिगार्किकल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर ही डिफरेंट जो गुट है उसमें आपका झगड़ा पैदा हो जाता है, और ये भी एक कारण है आपका इंटरनल कॉज है जो ओलिगार्की में जो रिवॉल्यूशन या विद्रोह पैदा करने का। अब दोस्तों ओलिगार्की क्या है तो आप लोगों को मालूम ही होगा शायद। वो एक स्मॉल तबका या ग्रुप ऑफ पीपल जो शासन वर्ग संभालते हैं। ये था आपका जो उनकी जो ग्रुप में ही अंदरूनी जो मुठभेड़ है या एक शोषण जो होती है एक ग्रुप का दूसरे के ऊपर आर्थिक रूप पे या आपका जो आर्थिक रूप में या आपका क्षमता के रूप में। तो ये एक इंटरनल कारण हो जाता है ओलिगार्की में रिवॉल्यूशन का। और एक्सटर्नल कारण, जो एक्सटर्नल ये होता है बाय द मिसट्रीटमेंट ऑफ द मासेस बाय द गवर्निंग क्लास। जो आम लोगों को अगर मिसट्रीट किया जाता है, उनकी अवहेलना किया जाता है, उनको शोषण किया जाता है, जो गवर्निंग क्लास जब करती है, तब जो आम तबके के लोग हैं वो सरकार के विरुद्ध रिवॉल्यूशन पे आ जाती है। ये था ओलिगार्की में किस तरह रिवॉल्यूशन होती है। इन एरिस्टोक्रेसीज फ्यू पीपल शेयर इन ऑनर। अभी एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है, आपका कुछ अमीर लोगों का जो जाने माने लोग हैं वो ही आपका शासन व्यवस्था संभालते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ पीपल बेनिफिटिंग बिकम्स स्मॉलर और व्हेन डिस्पेरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर बिकम्स वाइडर, रिवॉल्यूशन इज कॉज्ड। तो ओलिगार्की एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है, जो लोग आपका जो शासन वर्ग तो चलाते हैं, जो अमीर लोग, और जो इस शासन व्यवस्था से जब मतलब जो लोग बेनिफिट है उनकी जो नंबर, उनकी जो संख्या कम जाती है, या जो अमीर और गरीब में जो विषमता है या जो डिस्पेरिटी है या डिफरेंसेस है वो अगर बढ़ जाती है, तो रिवॉल्यूशन आ जाती है आपका एरिस्टोक्रेसी में। ठीक इसी तरह आपका मोनार्की राजतंत्र जो किंगशिप एंड टायरनी आर बैड फॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू बिगिन विद एंड आर वेरी प्रोन टू डाइसेंशंस। तो एरिस्टोटल कहते हैं जो मोनार्की है, राजतंत्र है, या जो किंगशिप है और
जो टायरनी है, टायरेनिकल एक ही तानाशाही जो राजतंत्र समाज व्यवस्था है, राज व्यवस्था है, वो मतलब एक बैड फॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो बोलते हैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशन ही ख़राब है, इसकी नींव ही ख़राब है। और ये तो मतलब इस तरह की जो सरकार है मोनार्की किंगशिप या टायरनी में, तो विद्रोह होना ही है, क्योंकि ये वास्तविक रूप में ये विद्रोह उनकी जो नींव ही है या कॉन्स्टिट्यूशन ही है, वो नींव ही ख़राब है। तो रिवोल्यूशन के लिए ये काफ़ी आपका मोनार्की किंगशिप टायरनी काफ़ी मतलब योग्य बन जाता है, और मतलब ये अच्छी तरह का एक सरकार नहीं है। तो दोस्तों ये था एरिस्टोटल के हिसाब से जनरल और पर्टिकुलर कॉजेस ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन की कुछ कारण है। अभी ये इसकी निदान कैसे पाया जा सकता है, तो एरिस्टोटल सजेस्टेड मीन्स टू अवॉइड देम, और इस बारे में प्रोफेसर मैक्सिप बोलते हैं। तो पहला जो कारण, जो निदान, जो सॉल्यूशन जो एरिस्टोटल देते हैं उनकी पॉलिटिक्स में, ये है द फर्स्ट एसेंशियल एरिस्टोटल सेज इज जेलसली टू मेंटेन द स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस टू लॉ। तो पहला जो आपका अनिवार्य जो कार्य है, ये है जो स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस, जो भाव है कि जो कानून या नियम की पालना, उसकी नियम को मानना या उसकी ओबीडियंट बनना, ये इस कैरेक्टरिस्टिक को, इस नेचर को एक राज्य को हर हालत में उसको बरकरार रखना होगा। क्योंकि फॉर ट्रांसग्रेशन क्रिप्स इन अनपरसीव्ड एंड एट लास्ट रेंज द स्टेट, क्योंकि अगर लोगों में अगर न्यायिक व्यवस्था को मानना या उसकी ओबीडियंस करना या उसको सुचारू रूप से मानने का जो अगर स्पिरिट ही ख़त्म हो जाएगा, तो समाज में विद्रोह अनिवार्य है, क्योंकि कोई नियम पालन नहीं करेगा और आसानी से समाज में विद्रोह आ जाएगा। दूसरा है द सेकेंड थिंग इज़ नॉट टू maltreat any classes of people excluded from the government but to give due recognition to the leading spirits among them। अभी देखिए दूसरा कारण है कि किसी भी समाज में वर्ग को या जाति को मिसट्रीट नहीं करना चाहिए, उसको खराब ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर वो सरकार में अगर भले ही ना हो, किंतु अगर उसको जो सम्मान है, जो रिकॉग्निशन है, उसको जो पहचान है, उसको अगर उस समाज के जो लीडिंग स्पिरिट्स है, उसके उच्च वर्ग के या अच्छे लोगों को अगर जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था, जो उनकी पहचान या जो रिकॉग्निशन राज्य को देना चाहिए था, वो अगर नहीं दिया, तो आसानी से राज्य में विद्रोह की भाव आ सकता है। तो कॉमन मासेस को जो शासक वर्ग है, वो उसको यथार्थ रूप में उसको सम्मान दे, उसको जो अच्छे से ट्रीट करे। तीसरा कारण है द थर्ड डिवाइस फॉर प्रिवेंटिंग रिवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज टू कीप पैट्रियटिज्म एट फीवर पिच। देखिए अगर समाज में, अगर लोगों में अगर जो पैट्रियटिज्म है, तो देशभक्ति की भाव ही ना हो, तो ये वास्तविक है कि वो आसानी से आपका रिवॉल्यूशन या विद्रोह कर बैठेंगे। अगर वो सरकार को नाम नहीं मानते हो, राज्य को नहीं मानते हो, राज्य को अपना नहीं कहते हो, और पैट्रियटिज्म की भाव ही ना हो, तो आसानी से मतलब आपका राज्य में विद्रोह हो सकता है। इसलिए पैट्रियटिज्म को आपका एट फीवर पिच, मतलब उसको उच्च स्तर में उसको रखना या बरकरार रखना है। द रूलर हु हैज़ ए केयर ऑफ द स्टेट शुड इन्वेंट टेरर्स एंड ब्रिंग distant dangers near in order that the citizens may be on their guard and like sentinels in a night watch never relax their attention। और जो शासक वर्ग है, जो कि राज्य को केयर करते हैं, वो मतलब बीच बीच में आपका जो टेरर से, जो विपत्ति की जो स्थिति है, उसको उनको खुद से जागृत करना होगा, जिससे कि कोई भी आने वाला क्षेत्रीय राष्ट्र से या राज्य से जो डेंजर है, डाइसेंट है या आक्रमण है, उससे जो सिटीजन है वो हमेशा अपने मतलब सतर्क रहे, और मतलब एक पहरेदार के रूप में या एक नाइट चौकीदार के रूप में राज्य को हमेशा उनको सतर्क रूप रहना है और उसको गार्ड करना है। कभी वो शांत नहीं बैठ सकते, रिलैक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर रिलैक्स कर बैठे या जो पड़ोसी राज्य से अगर होने वाला जो आक्रमण को वो मतलब अवहेलना करे, तो अगर पड़ोसी राज्य ने अगर आक्रमण कर दिया, तो वो अपने राज्य को नहीं बचा पाएंगे। चौथा कारण द फोर्थ एक्सपीडियंट इज टू काउंटरैक्ट द डिस्कॉन्टेंट दैट अराइजेस फ्रॉम इनइक्वालिटी ऑफ पोजीशन एज कंडीशन बाय अरेंजमेंट्स व्हिच विल प्रिवेंट द मैजिस्ट्रेट्स फॉर मेकिंग मनी आउट ऑफ their positions by limiting the tenure of office and regulating the distribution of honors so that no one person or group of persons will become disproportionately powerful। और चौथा जो कारण है, जो शासक वर्ग में जो
शासन व्यवस्था या पावर जो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको इक्वली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, जिससे कि उनकी जो पावर एक दूसरे से ज़्यादा ना बढ़ जाए या इनइक्वालिटी ऑफ पोजीशन ना हो, क्योंकि इससे क्या होता है, शासक वर्ग में आपका विद्रोह हो जाता है। और जो मैजिस्ट्रेट्स है जो आपका शासन व्यवस्था संभालते हैं कोई भी प्रांत में, उनकी जो टेन्योर है वो ज़्यादा दीर्घकालीन ना करें, जिससे कि वो उनमें जो करप्शन पैदा होगी वो मेकिंग मनी मतलब पैसा ऐंठने में लग जाएंगे, इसलिए उसकी उनकी टेन्योर जो है अवधि काल है वो उसको कम करना चाहिए। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर्स है, जो आपका पावर है वो आपका इक्वली आपका रेगुलेट करना चाहिए, वो किसी को अतिरिक्त पावर किसी को भी नहीं देना चाहिए, सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, बांट देना चाहिए, क्योंकि जिससे कि कोई भी व्यक्ति या ग्रुप या व्यक्ति विशेष को आपका किसी से अतिरिक्त पावर ना बन जाए, वो अतिरिक्त पावरफुल ना बन जाए, और इससे वो दूसरे जो शासक वर्ग है उस पर अपना अधिकार या शासन ना चलाए और जिससे विद्रोह पैदा ना हो। यह था चौथा कारण। तो पांचवा कारण, फिफ्थ एंड फाइनल, is of all things which I have mentioned, that which most contributes to the permanence of constitution is the adaptation of education to the form of government. The young, in other words, must be trained in the spirit of the constitution, whatever that constitution may be, must be disciplined to social habits concerned with the maintenance of the constitution, must learn to think and act as integral part of a particular form of political society. और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, ये सबसे इम्पोर्टेंट वो कारण कहते हैं कि जो संविधान है, देश का संविधान है, उसके बारे में जो यंग जो नवयुवक है उनको संविधान के बारे में उनको पूरी तरह जानकारी देना चाहिए, उनको शिक्षा देना चाहिए, और जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की जो स्पिरिट है, उसकी जो जान है, उस तरह उस पर सभी युवकों को या जो नव प्रजन्म में है, यंग पीपल है, उनको जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रेनिंग देना चाहिए, क्योंकि अगर वो डिसिप्लिन जो संविधान जो कहता है उस अनुसार वो अगर डिसिप्लिन हो जाए, या उनकी जो सामाजिक जो हैबिट है वो अगर उस अनुरूप हो जाए, तो जिससे कि संविधान को मेंटेन किया जा सके, तो इससे क्या होगा, सभी जो युवा वर्ग है, सभी लोगों को मतलब वो ये सोचेंगे कि वो समाज का एक अभिन्न अंग है और वो अलग नहीं है, तब उन पे क्या आएगा, देशभक्ति का भाव आएगा, संविधान के प्रति रेस्पेक्ट आएगा और विद्रोह की भाव उनमें पैदा नहीं होगा। तो ये था कुछ आपका प्रिवेंटिव मेजर्स आपका, जिससे कि आपका विद्रोह रोका जा सकता है। तो अभी जो एरिस्टोटल की जो थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन है उसकी क्रिटिसिज्म में कुछ हम जानते हैं। Profound and realistic analysis of the general and particular causes of revolution, together with the suggestion to cure the ailing system, as is of Aristotle, the whole treatment of the subject of revolution is not very without serious weaknesses. देखिए एरिस्टोटल की जो उनकी जो थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन की जो उन्होंने उसकी जो ट्रीटमेंट की है, उसके बारे में जो उन्होंने एनालिसिस किए हैं, उसकी प्रिवेंशन या उसकी जो कारण जो उन्होंने दर्शाया है, उसमें आपका सीरियस आपका गंभीर खामियाजा है। ही हैज़ गिवन ए वेरी नैरो मीनिंग ऑफ द रिवोल्यूशन, क्योंकि एरिस्टोटल ये कहते हैं, राइटर्स कहते हैं कि जो एरिस्टोटल की जो मीनिंग ऑफ जो रिवोल्यूशन है वो बहुत नैरो है, बहुत सिकुड़ा हुआ, मतलब बहुत ही नैरो है, ये वाइड नहीं है। ए पॉलिटिकल चेंज ओनली फॉरगेटिंग रिवोल्यूशन इज ऑलवेज ए कॉम्प्रहेंसिव सोशल चेंज। वो मानते थे कि एक जो रिवोल्यूशन है ये एक राजनीतिक चेंज ही है, मतलब सिर्फ एक राजनीतिक चेंज है वो, और ये भूल जाते हैं कि रिवोल्यूशन ये वास्तविक रूप में एक कॉम्प्रहेंसिव मतलब पूरे संपूर्ण एक सामाजिक चेंज भी है, और पूरे समाज व्यवस्था को आपका चेंज करने वाला एक सिस्टम है। ही ऑल्सो हैज़ ए निगेटिव रोल फॉर द रिवोल्यूशन, और वो अरिस्टोटल ये हमेशा जो रिवोल्यूशन को वो निगेटिव रूप से वो देखते थे, उसका वो निगेटिव रोल ही दर्शाए थे। और ये कहते थे कि रिवोल्यूशन ब्रिंग्स विद इट डिस्ट्रक्शन, वो हमेशा रिवोल्यूशन आपका विध्वंसता या डिस्ट्रक्शन लाती है, और वायलेंस हिंसा लाती है, और खून खराबा लाती है। विदाउट रिकॉग्नाइजिंग द फैक्ट दैट रिवोल्यूशन एज मार्क्स हैज सेड आर लोकोमोटिव्स ऑफ हिस्ट्री, और ये भूल जाते हैं कि मार्क्स ने कहा था कि जो रिवोल्यूशन है वो समाज का पहिया है, समाज का इतिहास का पहिया है, इतिहास का गाड़ी है जो इतिहास को आगे बढ़ाता है।
वायलेंस ओनली ए नॉन सिग्निफिकेंट अटेंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट होलसम चेंज। और जो वायलेंस है, जो कि जिस पे एरिस्टोटल इतना ध्यान देते हैं, इसको इतना अभिव्यक्ति करते हैं कि रिवोल्यूशन, हर रिवोल्यूशन वायलेंस ही है, वो ये भूल जाते हैं कि वायलेंस एक मतलब एक बहुत ही नॉन सिग्निफिकेंट है, मतलब उसकी जो महत्व है बहुत ही छोटा सा है, उसकी रोल बहुत ही छोटा सा है आपका जो समाज व्यवस्था की चेंज में। और रिवोल्यूशन की एक मतलब बहुत ही क्षुद्र एक कैरेक्टरिस्टिक है आपका रिवोल्यूशन का, जो ये वायलेंस है। और ये भूल जाते हैं कि रिवोल्यूशन से आपका समाज में एक आपका संपूर्ण एक परिवर्तन आता है। और ये रिवोल्यूशन, विदाउट रिवोल्यूशन, बिना रिवोल्यूशन का समाज में एक परिवर्तन, गंभीर या संपूर्ण परिवर्तन या व्यापक परिवर्तन लाना असंभव है। और ये एरिस्टोटल भूल जाते हैं। वुड एरिस्टोटल रिवोल्यूशन शुड बी केप्ट अवे मेकिंग हिम द स्टेटस क्वेस्ट ऑफ हिज टाइम्स। और एरिस्टोटल के हिसाब से सभी प्रकार का जो रिवोल्यूशन है उससे राज्य को, समाज को दूर रहना चाहिए। और इसी लिए उनको स्टेटस क्वेस्ट बोलते हैं, जो समाज में जो फिलोसोफर जो समाज को जैसा है वैसे रहने देने वाला जो चिंतन या सोच प्रक्रिया रखने वाले एक दार्शनिक या पॉलिटिकल साइंटिस्ट बना देते हैं उनके समय में। तो ये था दोस्तों एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन, उसके कुछ कारण और उसके निदान और उसके क्रिटिसिजम्स। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों को अगर कुछ डाउट्स है या कुछ सजेशंस है, आप लोगों को क्या अच्छा लगा, क्या क्या बुरा लगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।